हाँ, नमस्कार। मैं अपने चैनल डीएम मोहन जी से मैं मोहन जी बोल रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम भी। मैं भारत में चुनाव के बारे में कुछ अपनी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में चुनाव जो है जनतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है और हम अपने अधिकार के लिए इस चुनाव का वोटिंग प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर विधिवत अगर आज तक के मतलब छठे चरण तक के अगर चुनावों की एक गणना करें भारतीय चुनाव के संदर्भ में, तो हम क्या पाते हैं? मुद्दा, वादा, दावा, धोखा, ये सब चीज़ें पाते हैं। एक तरफ मुद्दों की बात हो रही है, एक तरफ वादे निभाने की बात हो रही है, तो एक तरफ केवल ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहा है जो लगता है कि भारत में जैसे गली मोहल्ले में शब्द सुनाई पड़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के मुखारविंद से ये शब्द हमको सुनाई पड़ते हैं। पहले फेज़ की अगर बात करें तो चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने मछली, मुर्गा, मुस्लिम की बात की। फिर एक तरफ बात करते हैं कि ईद जब होती है तो हमारे घर में, हमारे पड़ोस में मुसलमान रहते हैं। ईद में कभी हमारा खाना नहीं बनता था, मुसलमान पड़ोसी के घर से आता था। जब दूसरे फेज़ की बात आई तो मंगलसूत्र पे बात उठ गई। मंगलसूत्र आपका चोरी हो जाएगा। तीसरे फेज़ की जब तीसरे चरण की चुनाव की बात आई तो मोदी जी बोल दिए कि अगर वो महागठबंधन की सरकार आएगी तो आपका भैंस चोरी हो जाएगा। इसके बाद चौथे फेज़ की अगर बात आई तो अडानी अंबानी की बात मोदी जी ने चला दी। टेम्पो भर भर के पैसा भेजते हैं, मतलब ईडी सीबीआई के पकड़ से बाहर उनकी बात अब पहुंच गई। इसके बाद पाँचवें चरण की बात आई तो उनके एक मुँह बोले नेता है संबित पात्रा। उड़ीसा में उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी के भक्त है भगवान जगन्नाथ, और मोदी जी ने भी कहा कि हमको भगवान ने भेजा है। और छठे फेज़ की अगर चुनाव की बात आई तो मोदी जी कहे कि अब वो सरकार अगर आएगी तो आपका टोटी, नल का टोटी, नली का पानी सब लेके चला जाएगा। मोदी जी आखिर देश को कहना क्या चाहते हैं? मोदी जी की प्रवृत्ति ये तो नहीं कहना चाहिए, जैसे लगते हैं कि रावण राक्षसों वाली प्रवृत्ति है, हिरण्यकश्यपों वाली प्रवृत्ति है, कि मोदी जी भारत में अधिनायकवाद के जन्मदाता बनना चाहते हैं। मोदी जी मुद्दों से भारत को ध्यान भटकाना चाहते हैं। मोदी जी ने अपने चुनाव अभियान में, चुनाव कैंपेन में, चुनाव प्रचार में एक बार भी रोजगार की बात नहीं की। एक बार भी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नौकरी की बात नहीं की। एक बार भी मोदी जी ने रोजगार की बात नहीं की। एक बार भी मोदी जी ने किसान की बात नहीं की। एक बार भी मोदी जी ने गृहिणी की बात नहीं की। उज्ज्वला योजना से मोदी जी ने घर घर गैस कनेक्शन तो दिया, लेकिन गैस के दाम कितने हैं मोदी जी ने उस पर एक बार भी बात नहीं की। मोदी जी ने महंगाई पे एक बार भी बात नहीं की। मोदी जी ने छोटे छोटे व्यापारियों के हित के लिए एक बार भी बात नहीं की। जिससे देश चलता है, मोदी जी ने श्रमिकों के लिए क्या श्रम हो, श्रम की उपलब्धता भारत में कैसे बढ़ेगी, इस पे मोदी जी ने एक बार भी अपने चुनाव कैंपेन में बात नहीं की। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं 400 पार। 400 पार जीतने के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 542 सीट में 90% आपके प्रदर्शन होने चाहिए, तब आप 400 पार जाएंगे। और मोदी जी ने कहा कि यूपी से हमें 70 सीट आने चाहिए। मोदी जी ने कहा बिहार से हमको 35 सीट आने चाहिए। मोदी जी ये दिखाना क्या चाहते हैं? और हम सभी जानते हैं कि जब चुनाव आयोग चुनाव के बाद जब आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग ने ऐसा संदिग्ध कर दिया, वातावरण में ऐसा जहर घोलने का काम किया, वो हम सबको पता है। मोदी जी की ईवीएम से राजा रानी पैदा होने जा रहा है,
जबकि ईवीएम से तो जनसेवक पैदा होने चाहिए भारत के। वो जनसेवक जो जनता के दुखों की चर्चा करे, वो जनसेवक जो जनता के महंगाई पे चर्चा करे, वो जनसेवक पैदा होने चाहिए जो रोजगार की बात करे, वो जनसेवक पैदा होने चाहिए जो शिक्षा और नौकरी की बात करे, वो जनसेवक पैदा होने चाहिए जो अपनी भाषा से संयम बरते और संस्कार की बात करे। भारत में अब संस्कारों की कमी लग रही है। मोदी जी ने ऐसी भाषा का प्रचलन किया। आखिर मोदी जी देश को ले कहाँ जाना चाहते हैं? मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, आसाराम बापू ने भी यही एक बार किया था, और रामपाल एक बाबा है, उसने भी कहा था कि मैं भगवान हूँ। बाबा राम रहीम ने भी कहा था कि हिंदुस्तान में मैं भगवान हूँ। सारे भगवानों का क्या हुआ, हम सब देखते हैं। और मोदी जी उसी के नक्शे कदम पे जाते हुए दिखाई देते हैं। प्यारे मतदाता भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, जब 7वें चरण और आखिरी चरण के चुनाव होने वाले हैं 1 मई को और 1 जून को और 4 जून को गिनती है, स्पष्ट जनादेश अभी तक भारत के तमाम राज्यों से ऐसी खबर छन के आ रही है कि सत्ता के विरुद्ध लहर एकदम चल पड़ी है। सत्ता इस बार कब्रिस्तान में दफनाई जा रही है। सत्ता इस बार शमशान में जलेगी, और सत्ता के हंग में बैठे हुए मोदी जी को ये बात पता नहीं है। मोदी जी अपने तिक्रम से एक बार फिर सत्ता पाना चाहते हैं। किस तरह की सत्ता? मोदी जी चर्चा करते हैं कि हमारा खाना तो मुसलमानों के घर से आता था ईद में, और वही मोदी जी देश को, दुनिया को, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ अपने चैनल डीएम मोहन जी पे, तो मोदी जी काराकाट में भाषण कर रहे हैं, जहाँ महाराजगंज में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ वैशाली में चुनाव हो रही है, जहाँ सीवान में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ यूपी के पूर्वांचल में चुनाव हो रहे हैं, और कहते हैं एसटी, एससी, ओबीसी से कि आपका आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी, भारत को आप कितना दिग्भ्रमित करना चाहोगे? आपके अब शब्दों से भारत परिचित हो गया है। आपके शब्दों के झांसे में अब भारत आने वाले नहीं है। अब मोदी जी बनारस में नारी शक्ति कार्यक्रम, जिसमें 25,000 महिलाओं को बुला के उनसे संवाद करने जा रहे हैं। 5 साल में मोदी जी ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। बिहार से 39 सांसद मोदी जी को 2019 में मिला था। गुजरात ने तो केवल 26 दिया था। क्या मैं आपसे सवाल करूं कि मोदी जी बिहार 5 साल में कभी एक बार आए? आज मोदी जी चुनाव में जैसे लग रहे हैं कि मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, विधायक के चुनाव हो रहे हैं, इस तरह से चुनाव कैंपेन में बिहार में भाग ले रहे हैं, यूपी में भाग ले रहे हैं। आज भी मोदी जी का प्रवास है, पिछले दिन भी है। मोदी जी की ये क्या बताना चाहते हैं? राजभवन में जाके किस तरह की कैंपेन करना चाहते हैं? राज्यपाल के साथ दोहरी सरकार चलाना चाह रहे हैं। ये मोदी जी का करतूत है, ये भारतीय जनता पार्टी की करतूत है। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी से, जो मोदी जी के लॉबी है, आरएसएस लॉबी, जो मोदी जी के करीब के नेतागण हैं, मोदी जी से अंदर ही अंदर विक्षुब्ध बताए जा रहे हैं। अब तो यूपी में चुनाव आखिरी चरण में अभी आने वाले हैं, लेकिन यूपी में चर्चा चल गई है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से हटाया जाएगा। पंकज चौधरी, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के अभी तक लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि 400 पार। ये 400 पार भैया कहाँ से आने वाले हैं? बिहार में आपको 400 पार कहाँ से आने वाले हैं? नीतीश जी और मोदी जी में तो कहीं दूर दूर तक आपस का रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है। बंगाल में आपका क्या है? झारखंड में आपकी क्या है? दिल्ली में आपकी स्थिति क्या है? आप इसको ज़रा गौर से देखिए। और आने वाले जहाँ जहाँ भी आपके चरण, आपके ज़िले में वोट होने जा रहे हैं आखिरी चरण में 1 जून को, ज़रा ध्यान दीजिए। और सत्ता के खिलाफ जो लहर है, जो भारत में 81 करोड़ जनता को उन्होंने 5 किलो राहत में बांध दिया, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या 5 किलो अनाज में आपके महीने भर का उधर पोषण हो जाता है? नहीं होता है ना। मोदी जी ने जो किसान अनाज खेत में बोते हैं, उस किसान की समस्या को तो उन्होंने तार तार कर दिया।
कल मोदी जी की सभा पटियाला में थी, जैसे लग रहा था कि जनता कम हो और पुलिस की छावनी ज़्यादा तब्दील हो रही थी। पटियाला में अमरिंदर सिंह की पत्नी के सपोर्ट में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अमरिंदर सिंह स्वास्थ्य लाभ दिल्ली में रह रहे थे, जिनसे उनका कॉम्बिनेशन है, जिनसे उनका अलायंस है। अकाली दल वहाँ अलग थलग पर गए हैं और मोदी जी बताते हैं कि 5 किलो अनाज में पूरे हिंदुस्तान को। मोदी जी कभी ये क्यों नहीं बताते हैं कि आने वाले 10 साल में हमने काम क्या किया। जिस अनाज की वो बात करते हैं, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि खाद्य सुरक्षा बिल तो कांग्रेस की रीजन में आया हुआ है। जिस जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी तो कांग्रेस की रीजन में लाया गया बिल है। इसको तो कांग्रेस ने कहा था कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। मोदी जी ने कौन सा सुधार किया, आप जरा वो सरकार तो बतावे। मोदी जी जिस सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं, आज हमारा हथियार मिला, वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में लाया गया बिल है। इस तरह से आधार कार्ड, जैसे मोदी जी ने कहा था, मोदी जी इन चारों बिल पे कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो इसको मैं गंगा में फेंक दूंगा। आज क्या आपको पता है, आधार हमारे जीवन का जरूरी अंग बन गया। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2014 का चुनाव आया था, 2019 में राष्ट्रवाद की मुद्दे पे मोदी जी आए थे देश में। भ्रष्टाचार क्या देश से समाप्त हुआ? राष्ट्रवाद में क्या मोहब्बत आया? नफ़रत फैला दी गई पूरे हिंदुस्तान में। क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए? क्या पाकिस्तान भयभीत हो गए? खबर तो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो 6 सीटें हैं, उस 6 सीटों पे 1 सीट छोड़ के मोदी जी वहाँ चुनाव हारने जा रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी जो हमारे मन को, हमारे दिल को उचेटती है, मोदी जी ने ऐसे शब्द जाल में पूरे हिंदुस्तान को घटिया शब्दों में फंसा के रखा जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या मोदी जी के पार्टी में ही तो माँ सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? मोदी जी की ही पार्टी में तो सरदे सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, मुरली मनोहर जोशी जी भी थे, यशवंत सिन्हा जी भी थे, जसवंत सिन्हा जी भी थे। कितने प्यार से अपनी बात रखा करते थे। और मोदी जी को प्यार भरी बात तो अच्छा लगता ही नहीं है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप बात करते हैं 144 करोड़ जनता की बात करते हैं, तो फिर उसमें तो मुसलमान भी आ जाते हैं। आप बात करते हैं कि ईद में हमारे घर का खाना मुसलमानों के घर से आता था, फिर आप जहाँ जहाँ जाते हैं तो मुसलमानों को भय दिखाते हैं। हिंदुस्तान को फिर ध्रुवीकरण की ओर आप ले जाना क्यों चाहते हैं? हिंदुस्तान अब समझ गया है, चूँकि हिंदुस्तान में अब रोज़गार की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान में अब नौकरी की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान में अब किसानों की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान में अब श्रमिकों की बात होनी चाहिए। ये ज़रूरी है। चुनाव होता ही इसलिए है ताकि हम भारत के लोगों का जीवन विकास की ओर जाए, उत्थान की ओर जाए। अगर आपको भगवान ने भेजा है तो राम जब ऊपर से नीचे की ओर आए तो उसे अवतरण कहा गया। भगवान जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसे अवतरण कहा जाता है। राम ने अवतरण क्यों लिया? राम ने तो अवतरण लिया लोगों के जीवन को उत्थान करने के लिए, लोगों के जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों के जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कि लोगों का जीवन में प्रगति कैसे हो, अच्छे लोग इस धरा पर कैसे आए। क्या मोदी जी आपका अवतार इसीलिए हुआ कि केवल आप संविधान को तार तार करके, संविधान की मर्यादा को ताक पे रख के आप अपना संविधान चलाना चाहते हैं? तो ये देश इस बार शायद आपको माफ़ करने नहीं जा रहा है। इस देश के जो 4 तारीख के परिणाम होंगे 4 जून को, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अप्रत्याशित होने वाले हैं। हम लोग मोदी मेनिया से शायद ग्रसित हो गए हैं, जैसे कि 1977 में हुआ था। इमरजेंसी के बाद जैसे लग रहा था कि पूरे देश इंदिरा जी के वातावरण में भय से जी रहा है, लेकिन परिणाम क्या आए थे? अप्रत्याशित आए थे। इसी तरह इस देश का भी परिणाम इस बार अप्रत्याशित होगा। इस बात को हम सभी समझ ले, इस बात को हम सभी नज़रअंदाज ना करें। एक लेखा जोखा आप देख ले, और इस देश को किसी ने अगर तोड़ना चाहा तो वो खुद टूट गया। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि जिस महाराणा प्रताप
और जिस अकबर के दरमियान युद्ध हुआ था, तो अकबर का सेनापति कोई हिंदू था और महाराणा प्रताप का सेनापति, जरा आप याद कर लो, कोई मुसलमान था। ये थे भारत के राष्ट्रवाद। एक और महाराणा प्रताप के सेनापति कोई मुसलमान अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर अकबर के सेनापति हिंदू किसी महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे। ये था भारत का राष्ट्रवाद। आज क्या हम कलाम को भुला सकते हैं? ये है भारत का राष्ट्रवाद। जब कलाम अपने जीवन को आत्महत्या करने की ओर ले जा रहे थे, सुसाइड करना चाहते थे कि अब मुझे जीवन में क्या होगा, तो ही पंडित शिवानंद तिवारी, जो ऋषिकेश में अभी भी उसका आश्रम है, उस आश्रम में शिवानंद तिवारी मिला और कहा कि बेटा, जीवन को यूँ बर्बाद नहीं करते हैं। नियति ने फैसला कर लिया है कि आपको क्या करना है, केवल आप उसकी तैयारी करो। आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अगर गांधी के बाद भारत में कोई लोकप्रिय है, भारत अगर सर उठा के चलता है, तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का भी है, इसको याद रखें। और ईवीएम से हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं, आप अपना जनसेवक पैदा करें, जो आपके सुख दुख दिन रात आपकी मदद करने के लिए हम सफ़र बन के आपके कदम में कदम मिला के चले, ना कि राजा रानियाँ पैदा करें जिसको केवल वोट देने के बाद 5 साल बाद ही वो आपसे मिले, केवल वोट मांगने के वक्त ही मिले। इसलिए इस बात को आप ज़रूर समझें और ईवीएम से आप जनसेवक पैदा करें, ना कि राजा रानी पैदा करें। धन्यवाद। हमारे चैनल डीएम मोहन जी को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।